कभी विषम संख्या में सम का भाग चला जाएगा? क्या विषम में सम का भाग चला जाएगा? हाँ या ना का भाग, हाँ या ना का जवाब दो। क्या मैं ओड संख्या में इवन का भाग दे सकता हूं? चेक करके देख लो, 33 में 4 का भाग देके देख लो, नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। विषम में सम का भाग कभी भी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता, कभी भी। विषम में सम का भाग कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा किसी कीमत। अब ध्यान से देखना, संख्या 24 83 में इसकी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3 4 5 और 6 से विभाजित हो जाए। यह कह रहा है कि 2483 में मैं क्या जोड़ूं कि जो संख्या प्राप्त हो वो 3 4 5 और 6 से विभाजित हो जाए। एक बार 30 जोड़ के देखो, 30 जोड़कर, 30 जोड़ने पर ये विषम बनेगा, और विषम में कभी सम का भाग जाएगा नहीं। अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूं तो विषम ही बनेगी ये संख्या, चेक कर लो यार। अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूं तो आखिरी की संख्या तो 3 ही तो होगी, और विषम में कभी सम का भाग तो जाता नहीं है। वाह जी वाह। ऐसे ही ये 22 विकल्प भी खत्म हो जाएगा, 22 विकल्प भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसमें 22 जोड़ूं, 3 और 2 5, तो ये विषम संख्या बनेगी, ये विषम संख्या बनेगी, और विषम में कभी सम का भाग जाता नहीं है, 22 भी खत्म हो जाएगा। अब एक बार 23 को, आपके पास 2 ऑप्शन और बच गए, ये 30 और 22 तो खत्म, ये 23 और 37 बचा। अब मैं 23 को जोड़ के देख रहा हूं, 24 83 में 23 को जोड़ लो, 23 को जोड़ लो, 23 को जोड़ लो, एक बार 23 को जोड़ो। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन खत्म हो गया तो आपको एक आखिरी उत्तर मिल जाएगा, 3 और 3 6, 8 और 2 10, 1 हासिल, 4 और 1 5, 25 और 6। अब मुझे बताओ, क्या इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है? क्या इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, हाँ या ना? कतई नहीं जा रहा। 6 और 5 11 और 2 13, 3 का ही भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या भी गलत हो गई। तो अब इसको चेक करने मत बैठ जाना, 37 को कहीं चेक करने बैठ जाओ, ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। ये रहा आपका परफेक्ट आंसर। भाई साहब ऐसे होते हैं लॉजिक मस्त वाले। 37 आपको आंसर की प्राप्ति हो गई। बेलन का, बेलन अंग्रेजों इसे सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर, वो गैस वाला सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर ये बनता है जो बेलन, हाँ वही बेलन। सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, अंग्रेजों टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं इसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। कोई बताएगा बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है अगला, मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी। ऐसा धुआं धुआं काट देंगे अगले क्वेश्चन में। 2 पाई आर, ये h प्लस आर, किसी को याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आर का मतलब त्रिज्या, h का मतलब ऊंचाई, आर का मतलब त्रिज्या और h का मतलब ऊंचाई। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भाई साहब, ये तो है बहुत खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन लंका लगा देगा ये। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 है। ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 है। ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 है, ठीक है, अंतर दे रखा 23। 30 और 7 का अंतर 23, 33 और 10 का अंतर 23। ये तो ऑप्शन तो फेल हो गए, क्योंकि जिसका भी अंतर 23 होता तो वही मैं कर देता। ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करनी है, यहां तो सभी का अंतर 23 बैठ रहा है, तो ऑप्शन से तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं यूज करूंगा, रुक जाओ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी मैंने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया था, 2 पाई आर h प्लस आर, 2 पाई आर h प्लस आर। ये कितना दे रखा है? 1628। अब मुझे बताओ पाई का मान क्या होता है? पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई का मान तो 22/7 होता है। चलिए अब मैं इसको काट रहा हूं 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब मैं काट रहा हूं 11 से, 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 चौक 44। अब मैं 2 से काट रहा हूं 37 बार, और 7 का 37 से गुणा कर रहा हूं। कुछ तो गुणा कर देंगे, लेकिन मैं गुणा नहीं करूंगा, मैं बहुत खतरनाक चीज हूं भाई। ये 7 का 37 से गुणा हो जाएगा, 7 गुणा 37। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, देखो त्रिज्या 7 और त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37, तो कुछ त्रिज्या 7 और त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37, कुछ यहां मामला नहीं फंस रहा।
अगर आपने ये पूरा अब सॉल्व कर लिया तो विद्या की कसम बहुत मेथड लॉन्ग पड़ेगा। देखो त्रिज्या साफ साफ दिख रही है 7 और त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है। त्रिज्या 7 और त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37। वाह, त्रिज्या 7 पहले क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या पूछे, त्रिज्या 7 और त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 केवल इसी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। बोलो वाह, ये होता है एटीट्यूड, ये होता है एटीट्यूड एग्जाम में क्वेश्चन उड़ाने का। यही एटीट्यूड मैं सिखाना चाहता हूं। ये यही मजा मैं भारत के हर एक स्टूडेंट को देना चाहता हूं, है ना। यही मजा मैं भारत के हर एक स्टूडेंट को देना चाहता हूं। किसी का डायलॉग याद आ गया मुझे, चलिए भाई क्लियर हो गई बात, चलिए ध्यान से देखना। अगर मैं कोई चीज 18% छूट पर खरीद रहा हूं तो मैं कितने परसेंट में खरीद रहा हूं? अगर मैं कोई चीज 18% छूट पर खरीद रहा हूं तो मैं कितने परसेंट में खरीद रहा हूं? अगर मैं कोई 18% छूट पर कोई चीज खरीद रहा हूं तो इसका मतलब मैं 82% में खरीद रहा हूं। अगर मैं कोई चीज 15% छूट पर बेच रहा हूं या तो मैं खरीद रहा हूं तो ये मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य 82%। अगर मैं 15% छूट पर कोई चीज बेच रहा हूं तो मेरा विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? अगर मैं 15% छूट पर कोई चीज बेच रहा हूं, ध्यान से बताना, 15% छूट, 100 में से बहुत से माइनस कर रहे हैं, 15 75। अरे देवा, अरे देवा, 100 में से 15 माइनस करो 75 आता है। बहुत से बोल रहे हैं 115। और ये भाई साहब, ये ब्रह्मदेव, किन किन से पाला पड़ गया मेरे, बचाओ इनसे, शक्ति दो इनको झेलने की। 15% छूट पर बेच रहा हूं, 85% में बेचूंगा ना, 15% छूट। भाई क्या कर रहे हो तुम? 115 बोलो, 85% में बेचूंगा, 82% में खरीद रहा हूं, 85% में बेच रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाली एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा क्रय मूल्य। तो 2600 पर 18% की छूट पर खरीदा, 2600 का 82%, 2600 का 82% पर खरीदा। क्रय मूल्य निकालना है तो 2600 का 82% निकाल लो, ये क्रय मूल्य है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? ये क्रय मूल्य, सॉल्व मत करो, क्रय मूल्य ये खरीदा, 2600 पर 18% की छूट पर खरीदा, 82% में खरीदा 2600 पर, 2600 का, और 28 अंकित मूल्य 2800 रखा, और अब मैं बेचूंगा इसको, अब मैंने उसका अंकित मूल्य 2800 रख दिया मैंने, और 15% की छूट पर, और 15% की छूट दी, और इस पर 15% की छूट दी, मतलब मैंने 15% छूट पर बेच दिया। भाई मैं इस पर तो 18% की छूट पर खरीद के लेके आ रहा हूं और इस पर 15% की छूट पर मैं बेच रहा हूं, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2800 का 85% ये मेरा विक्रय मूल्य होगा। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? 2800 का 85%। क्या पूछा है? लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई चीज 10 में खरीदी, 12 में बेच दी, 2 रुपए का लाभ होगा ना। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना। सॉल्व मत करो, परसेंट से 2 जीरो खत्म। देखो यहां कितना मजेदार बात है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई, और ये परसेंट में से 2 जीरो खत्म। देखो, देख रहे हो लॉजिक? इसका इकाई अंक 0, 8 दूनी 6 दूनी 12, इकाई अंक से सॉल्व करो। ये 0 1 हासिल लेगा ना इधर, तो 10 में से 2 गया तो कितना आया? 8। जिसका भी इकाई अंक 8 हो वही आंसर होगा।
ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास एचसीएफ दे रखा है और दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अगर आपके पास एचसीएफ दे रखा है 18 और दो संख्याओं का अनुपात है 2 और 3, तो इनका गुणा कर लो। में से, एचसीएफ का मतलब होता है में से। अगर मैं में से मैं उन संख्याओं के अनुपात का गुणा कर दूं तो वो संख्या मिल जाएंगी। 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो ये 36 और 54 क्या है? में से है। 36 और 54 क्या है? में से है। तो सॉरी संख्या है, 36 और 54 संख्या है। समझो ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन रह गया, उसको बाद में करते हैं। दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में है, यदि उनका में से 23 है तो उन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? में से दे रखा है 23। अगर वो संख्याएं पूछ लेता तो 23 का मैं 9 से गुणा कर देता, फिर मैं 23 का 11 से गुणा कर देता। वो में से नहीं पूछ रहा है, वो उन संख्याओं का अंतर पूछा है। तो इन संख्याओं का अंतर कितना है? 2। अगर आपको संख्या निकालनी है तो 23 का 9 से गुणा करो, दूसरी संख्या निकालनी है तो 23 का 11 से गुणा करो, अगर आपको अंतर निकालना है तो 23 का 2 से गुणा कर दो। स्वाहा। अब बहुत से कबूतर क्या करेंगे? पहले संख्याएं निकालेंगे। मैंने तो डायरेक्ट कर दिया भाई। एक धनराशि को एबीसीडी में 3, 7, 9 और 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये तो सिंपल है। एबीसीडी को 3, 7, 9 और 11, 3, 7, 9 और 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 7 और 3 10 और 9 19 और 11 30, तीनों का चारों का योग हो गया 30। 3 और 7 10 और 9 19 और 11 कितना हो गया? 30 हो गया। 3 और 7 10 और 9 19 और 11 30। इन संख्याओं का योग है 30। इन संख्याओं का योग है 30। इन संख्याओं का योग है 30 और इन संख्याओं का योग कितना है? 73,500। तो ए और डी के हिस्से का योग निकालना है, तो आपको 14 की वैल्यू निकालनी है। 14 की वैल्यू। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मेन इंपॉर्टेंट। आपको 30 की वैल्यू दे रखी है 73,500 और आप 14 की वैल्यू निकालेंगे। कौन कौन सॉल्व करेगा? पूरा कौन कौन सॉल्व करेगा? हाथ खड़े करो। मैं सॉल्व नहीं करने वाला एग्जाम में, ये चीज बहुत जरूरी है। 30 की वैल्यू दे रखी है 73,500 और ए और डी का योग निकालना है, तो आप बोलोगे 14 की सर वैल्यू निकाल लो। सही है, 14 की वैल्यू निकाल लो। 30 को नीचे ले जाओ और 14 को इंटू में ले जाओ। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हम आंसर निकालें तो एक बार निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 14 पंजे 70, 7 हासिल, 14 चौक 56 और 7 63, 6 14 दूनी 28 और 6 34, 34,300। 34,300 आएगा। 34,300 आएगा। 34,300 आएगा। ठीक है, 34,300 आएगा। ये 34,300 सॉल्व करने पे आ गया। 34,300 सॉल्व करने पे आ गया। मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करूं? देखो बहुत प्यारा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करूं। 30 की वैल्यू दे रखी है 73,500 और आपको 14 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा 30 का आधा क्या होता है? 15 होता है ना। तो 15 की वैल्यू निकालो आधा करके। 2 तिया 6, 36,750। 36,000 देखो 15 की वैल्यू 36,750 है। 15 से थोड़ा सा कम, बिल्कुल थोड़ा सा कम, तो 36 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम तो यही आएगा। ये तो ज्यादा हो गया, ये ज्यादा कम हो गए, और 36 से थोड़ा सा कम तो यही है 34,300। स्वाहा। चलिए अच्छा, कोई राशि मैंने बार बार बताया है दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है। कोई राशि दुगनी हो रही है तो इसका मतलब साधारण ब्याज 100% है। कोई राशि दुगनी हो रही है तो साधारण ब्याज 100% है। साधारण ब्याज 100% है। कैसे? मूलधन 100 और दुगना हो गया, 100 का दुगना हो गया 200। कोई राशि दुगनी हो गई तो ये ब्याज ही तो है, ब्याज। अगर मैं बोलूं कि कोई राशि तिगनी हो रही है, तिगनी हो रही है, तिगनी हो रही है, तिगनी हो रही है, तो आप बोलोगे साधारण ब्याज 200%, तिगनी में 200%, क्योंकि 100 से 300 हो रहा है। 100 तो खुद का था, ब्याज कितना लगा? 200, तिगुना हो गया वो 100। तिगने में 100 तो खुद का ही है ना, तिगने में 100 तो खुद का ही है, तो ब्याज 200 लगा। कोई राशि 4 गुनी हो रही है तो 100 तो खुद का और ब्याज लगा 300। कोई राशि 5 गुनी हो रही है तो इसका मतलब 100 खुद का, ब्याज लगा 400।
वाह। और हम साधारण ब्याज के एक केस में जानते हैं कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी, 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी, 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो रही है। तो साधारण ब्याज लग रहा है 100, दुगनी हो रही है 100 खुद का 100 ब्याज। ब्याज कितने सालों में? 6 सालों में। कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी में ब्याज लगेगा 400। 100 खुद का 5 गुना हो गया 500 हो गया, 100 खुद का 500 हो गया, 400 ब्याज लगेगा। भाई ये 4 गुना हो गया, 100 का 4 गुना 400, तो 6 का 4 गुना कर लो, 24 साल लगेंगे। हा। ऐसे लॉजिक सीखना चाहते हो ना भाई? मस्त मजा। जोड़ो भाई साहब, अल्टीमेट तरीके से जोड़ो, मैं कह रहा हूं। धुआं